अभी अभी डाकिया कार्ड देकर गया है। कार्ड क्या है? एक निमंत्रण पत्र है। हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ का निमंत्रण पत्र, जो हमारे बच्चे विदेश से आकर मनाने वाले हैं। वैसे हम दोनों का प्रोग्राम तो गुपचुप तरीके से 25वीं वर्षगांठ मनाने का था, लेकिन बच्चे कहाँ चूकने वाले थे। अंश ने तो अमेरिका में बैठे बैठे ही अपने मित्र सुशांत के जरिए सब व्यवस्था कर ली है। छोटा बेटा साध्य भी तो विदेश में ही है। दोनों भाइयों ने अपनी बहन अंकिता के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से पूरा प्लान बनाया है। अभी अभी अंश का फोन आया था। उसने सभी कार्यक्रमों के बारे में बताया। सुबह हवन घर पर और शाम को शेष प्रोग्राम उसके दोस्त के फार्म हाउस पर होंगे। पहले सांस्कृतिक संध्या और बाद में भोज। उसने बताया कि सब रिश्तेदारों के ठहरने की व्यवस्था भी हो चुकी है। हम दोनों के मित्रों के लिए 50 कार्ड पर भिजवा रहा है। जल्द ही वे सभी भारत पहुंच रहे हैं। हम दोनों की खुशियों का कोई पारावार न था। मैं कार्ड हाथ में लिए ही अपने अतीत की जीवन यात्रा का विवेचन करने लगी। आज से 70-72 वर्ष पूर्व लड़की का जन्म बहुत प्रशंसा का विषय नहीं हुआ करता था। चूँकि मेरा जन्म 3 भाइयों के बाद हुआ था, इसलिए हमारे परिवार के लिए मेरा जन्म किसी लड़के के जन्म से समान ही प्रसन्नता का कारक था। मेरे जन्म पर भी खूब धूमधाम से सभी आयोजन हुए। मेरे पापा को कोई बहन नहीं थी, इसलिए दादी का उत्साह देखते बनता था। बड़े उत्साह से उन्होंने मेरा नामकरण संस्कार करवाया। पंडित से जन्मपत्री भी बनवाई। अब पंडित ने जन्मपत्री में पता नहीं क्या लिखा, उसे पढ़कर सबके चेहरे मुरझा गए। दादी तो विशेष चिंतित नजर आ रही थी। दादी प्राय ही बड़बड़ाती रहती थी। लड़की कैसा खोटा भाग्य लेकर जन्मी है। न भाग्य में पढ़ाई लिखाई है, न ही सुख सौभाग्य। क्या होगा मेरी बच्ची का? पंडित के कथानुसार मेरी किस्मत में उच्च शिक्षा का योग नहीं है। माँ और दादी प्राय बातें किया करती थी कि पंडित ने यह भी बताया है कि मेरे भाग्य में लड़कों की माँ बनने का योग नहीं है और न ही पति का लंबा साथ मुझे मिल पाएगा। तीनों भविष्यवाणियाँ मेरे अभिभावकों को परेशान करने के लिए पर्याप्त थीं। उस समय तो मुझे अपनी पढ़ाई के विषय कही गई भविष्यवाणी चुनौती की तरह लगी। मैंने खुद को पढ़ाई में लगा दिया। विशेष रूप से अंग्रेजी विषय पर अधिक ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप मैं हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान लाती। अंततः अंग्रेजी साहित्य से मैंने एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मेरी इच्छा तो पीएचडी करने की थी, लेकिन 50 वर्ष पूर्व लड़की का इतना पढ़ना पर्याप्त था। मेरे माता पिता मेरे विवाह की योजना बनाने लगे थे। जल्द ही उन्हें सफलता भी मिल गई। यदि मैं अपनी इच्छा कहूँ तो मेरा विवाह करने का जरा भी मन नहीं था। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। पंडित की कही बातें मेरे मन में सदा परेशानी का कारण बनी रहती थी। यदि पंडित की बातें सही हुई तो यही प्रश्न राक्षस की तरह सदा मेरा पीछा करता रहता। लेकिन उस जमाने में लड़की का मुंह खोलना विद्रोह माना जाता था। अतः मैंने भी अपने माता पिता की इच्छा के सामने अपना सिर झुका ली। अपने आंचल में पंडित की भविष्यवाणी का डर छुपाए ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। ससुराल आकर कुछ दिनों के लिए तो मैं सब कुछ भूल सी गई। इनके परिवार ने मुझे भरपूर प्यार दिया। इन्होंने भी अपने प्यार में कभी कोई कमी न आने दी। चारों तरफ इतना प्यार व सम्मान होते हुए भी मेरे मन में हमेशा डर सा समाया रहता। कहीं पंडित की बातें सच निकली तो इनके बिना मेरा क्या होगा। बच्चों के विषय में कहीं कोई दुराग्रह नहीं था। हम दोनों के लिए ही लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं था। लड़की का स्वागत भी हम वैसे ही करेंगे जैसे लड़के का करते। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। पहले अंश का जन्म, 3 वर्ष बाद साध्य का आना हमारे जीवन की मधुर स्मृति की तरह है। अंकिता इन दोनों से छोटी है। उसके जन्म पर जो सुखानुभूति हम दोनों को हुई, उसका अनुभव आज भी हम महसूस करते हैं। अभी तक तो 2 भविष्यवाणियां मिथ्या साबित हो चुकी थी। मेरा विवेक इस बात की अनुमति नहीं देता था कि डरने का अब कोई कारण है, लेकिन मेरा मन अब भी इनके अनिष्ट की आशंका से भयभीत रहता। कई बार कल्पना में मैं इनकी मृत्यु से साक्षात्कार कर चुकी थी। ऑफिस से आने में इनको जरा भी देर हो जाती तो मुझे लगता इनका अवश्य ही एक्सीडेंट हो गया होगा। ये जब तक लौट न आते तब तक ऐसे ही उल्टा पुल्टा सोचती रहती। जैसे जैसे हम दोनों पति पत्नी में प्यार बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। मेरा मनोबल टूटने लगा था। मैं कहीं मानसिक रोगी न हो जाऊं, यह आशंका भी मुझे घेरने लगी थी। मैं अकेले ही सब सह रही थी। मुझे प्राय डरावने सपने आते। इनकी निर्जीव देह जमीन पर पड़ी है। मैं सफ़ेद साड़ी में श्रीहीन सी बच्चों की उंगली पकड़े इधर उधर भटक रही हूँ। रहने खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है।
क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जोर से चीख पड़ती, ये मेरा कंधा पकड़कर हिलाते। मैं जाग जाती, ये बार बार पूछते, क्या कोई डरावना सपना देखा है? हाँ कहकर मैं इन्हें आश्वस्त तो कर देती, लेकिन फिर सारी रात मैं सो नहीं पाती। इनसे भी तो कुछ बता नहीं पा रही थी। भविष्यवाणी वाली बात इन्हें बताकर मैं इनकी नज़र में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसी तरह डरते डराते जीवन कट रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। अंकिता का विवाह हुआ। अंश एवं साध्य पहले नौकरी के कारण, बाद में विवाह करके अमेरिका व दुबई जा बसे। प्रत्यक्ष रूप से तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन उस मन पर कहाँ नियंत्रण था जो हर समय डरा सहमा रहता। बच्चों के जाने के बाद तो मैं और भी अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी। यदि इन्हें कुछ हो गया तो सब कैसे संभालूंगी? बचपन से मन में बैठा डर का दानव मुझे तिल तिल कर खाए जा रहा था। इनके रिटायरमेंट का समय पास आ रहा था। इतनी आयु तक साथ रहने के कारण मेरी धारणा बदलने लगी थी। सोचती, जीवन और मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, उसके लिए क्या डरना। मेरे जीवन में पंडित की बताई 2 बातें तो पहले ही निर्मूल साबित हो चुकी थी। तीसरी बात भी गलत होगी, यह बात मेरे अंदर दृढ़ता से जड़ जमा रही थी। जन्मपत्री आदि का जीवन में कुछ भी महत्व नहीं है, यह विचार मुझे संबल प्रदान कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी ससुराल में जन्मपत्री आदि को न मानते हों। मेरी सास ने मेरे 3 बच्चों की जन्म कुंडलियां बनवाई थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उन्हें आज तक खोलकर पढ़ने की। मैं अपने बच्चों के विषय में कोई संशय अपने मन में नहीं पालना चाहती थी। प्राकृतिक रूप से मेरे बच्चों का मानसिक विकास हो, यही भाव सदा मेरे मन में रहा। मेरे पति ने सदा ही मेरा साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी इन सब कर्म कांडों में विश्वास नहीं था। कितनी देर में अतीत में खोई रही, मुझे इसका एहसास तक हुआ जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। गायत्री, कहाँ खो गई हो? बच्चों के आने में केवल 7 दिन बचे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां करो। वह हमारी शादी की स्वर्ण जयंती मनाने 7 समंदर पार से आ रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। उन सब के लिए उपहार भी लेने हैं। हाँ गायत्री, यह ध्यान रखना कि दोनों बहुओं के उपहार भी अंकिता के उपहार के समान ही होना चाहिए। आप चिंता ना करें, मैंने क्या कभी बेटे और बहुओं में अंतर किया है जो इस बार करूंगी। मैंने तो दामाद के समान ही बेटों के लिए भी उपहार लेने की योजना बना रखी है। निश्चित तारीख को हमारी शादी की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सारे आयोजन बच्चों ने बड़े ही भव्य तरीके से मनाए। सांस्कृतिक संध्या बहुत ही कलात्मक रही। राम सीता के स्वयंवर का मंचन मजे हुए कलाकारों द्वारा किया गया। बच्चों ने भावुकता भरी कविताओं द्वारा हमारे प्रति प्यार व सम्मान का सुंदर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर बहुत ही आनंद आया। हमें ढेरों उपहार भी मिले। बच्चों की छुट्टियां समाप्त हुईं, उनके लौटने का समय आ गया। वर्षों बाद हमारा सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। सबके साथ हम दोनों ने भी खूब मौज मस्ती की। मेरे मन में बार बार ये विचार उठ रहा था, भाग्य तो बच्चा जन्म के समय ही ईश्वर के हाथों लिखवा कर लाता है। जिस कार्य को सोचकर भगवान उसे पृथ्वी पर भेजते हैं, वह उसे पूरा करना ही होता है। मुख्य बात अगर कुछ है तो मनुष्य का पुरुषार्थ है। आज हम दोनों का सुखी दाम्पत्य जीवन है। छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दें तो सारा जीवन सुखमय रहा। सम्मान करने वाला बच्चे, प्यार करने वाला पति और हम दोनों का भरपूर साथ। मैं अपना भी दोष नहीं मानती। बचपन से दिल की गहराई तक बैठी पंडित की भविष्यवाणी मुझे बार बार व्याकुल करती रही। ज्योतिष शास्त्र एक अच्छा शास्त्र है, लेकिन अल्पज्ञानी पंडितों के हाथ में जाकर वह अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ।